कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोग रदरफोर्ड अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़े कि रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष क्या है। इस निष्कर्ष के आधार पे परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने किस प्रकार प्रस्तुत किया और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए हमने आपको बोहर परिकल्पनाएं बताया कि वैज्ञानिक बोहर ने तमाम जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसके द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया गया और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को परिमार्जित या शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया। बोहर परिकल्पनाएं 3 पार्ट में है। 3 परिकल्पनाएं बोहर ने दिया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए, या यह कह सकते हो कि अस्थायित्व को समझाने के लिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को दूर जो है सुधारने के लिए बोहर ने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। और बोहर की तीनों परिकल्पनाएं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चों को एक एक परिकल्पना रटी होनी चाहिए। तो मैं एक एक परिकल्पना आपको समझा दे रहा हूं, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। रदरफोर्ड की परिकल्पनाएं क्या है। रदरफोर्ड ने पहली परिकल्पना दी, बोहर की परिकल्पनाएं क्या है। वैज्ञानिक बोहर ने पहली परिकल्पना यह दी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में, परमाणु नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर करते हैं जिन कक्षाओं के लिए उनका कोणीय संवेग कक्षा संख्या के h/2 पाई गुना होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 11वीं कक्षा में चक्कर कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग mvr nh/2 पाई होना चाहिए। ये पहली परिकल्पना थी और उन्होंने बताया कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर कर पाता है वे कक्षाएं स्थायी कक्षाएं होती हैं। और दूसरी परिकल्पना थी स्थायी कक्षाओं में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई भी ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता। तीसरी बात थी कि यदि परमाणु पर बाहर से ऊर्जा आपतित होती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित करके निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में पहुंचता है और 10⁻⁷ सेकंड के अल्प समय तक कक्षा में रुककर पुनः अपनी निम्नतम कक्षा में वापस आता है, अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए। ये बोहर की 3 परिकल्पनाएं थी और बच्चों इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर परमाणु मॉडल का स्थायित्व बना। और अब हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर के करने जा रहे हैं, जिन पर जो है आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिएगा। और ये चैप्टर का यही मेन टॉपिक है। इस चैप्टर में 2 चीजें केमिस्ट्री की हैं, ऊर्जा अवशोषण और ऊर्जा उत्सर्जन। अवशोषण संक्रमण, उत्सर्जन संक्रमण। हालांकि हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का टॉपिक है, कोई पढ़ाता नहीं है बट मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, बोहर परिकल्पना के आधार पे सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर करते हैं उनकी त्रिज्या निकाली गई, कक्षा त्रिज्या, कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है उसकी जो है कक्षा त्रिज्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है चक्कर के लिए, और इलेक्ट्रॉन कितनी गतिज ऊर्जा से किसी कक्षा में चक्कर करता है, और इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या है किसी कक्षा में चक्कर के दौरान, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या है, तरंग संख्या क्या है, सूक्ष्म संरचना नियतांक, ये सब कंपटीशन के टॉपिक है। तो हम लोग जो है देखेंगे। तो और शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि बोहर त्रिज्या का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी को समझ में आना चाहिए अगर आप मेरे साथ ध्यान देंगे तो।
बोहर त्रिज्या इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा निकालना है। ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करता है, चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की बोहर त्रिज्या, उसका वेग और साथ ही साथ उसका जो है सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या क्या मालूम करना है। ये सारे डेरिवेशंस हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए निकाला गया था और उसके बाद हाइड्रोजन के ही आधार पे समस्त प्रकार के परमाणुओं के लिए समझ लिया गया या निकाल दिया गया। तो बच्चों सबसे पहले जो है बोहर त्रिज्या या वेग या ऊर्जा जो भी कुछ निकालना है, कई सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले बोहर त्रिज्या निकालेंगे तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो बताया आप उसको याद करिए। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के बाहर चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर करते हैं और इलेक्ट्रॉन को कक्षा में चक्कर करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य के विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। और बोहर सिद्धांत भी आप जान रहे हो, दोनों को मिला करके हम जो है ये सब चीजें प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं कल की क्लास में हमने आप सबको समझाया था कि अगर कोई परमाणु होता है तो परमाणु की उदासीन अवस्था में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं और किसी परमाणु की प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है या परमाणु संख्या कहा जाता है। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बराबर पी की संख्या बराबर ई की संख्या। और आपको समझाए थे कि किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का शामिलात योग परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, मान ले रहे हैं कोई एक परमाणु है और उसका परमाणु क्रमांक जेड है। अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जेड है तो निश्चित तौर पर उसमें जेड इलेक्ट्रॉन होंगे और जेड प्रोटॉन होंगे। मान लिए कि जो नाभिक है उसके बाहर आर त्रिज्या की कक्षा है कोई और कोई एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है v वेग से नाभिक की परिक्रमा कर रहा है। तो यहां पर हम मान ले रहे हैं कि माना किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक को वैसे हमने कल बताया था जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जेड है, इस परमाणु के नाभिक के बाहर आर त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका द्रव्यमान m और आवेश E। मान लिए आर त्रिज्या की कक्षा में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, द्रव्यमान m है और वेग v है। तो v वेग से नाभिक की परिक्रमा कर रहा है। ध्यान से देखिए जरा, चित्र अगर बनाना चाहें तो ये नाभिक है
क्या है ये नाभिक है उस परमाणु का, और जिसके बाहर आर त्रिज्या की कक्षा में, ये आर त्रिज्या की कक्षा है, आर त्रिज्या की कक्षा में कोई एक इलेक्ट्रॉन v वेग से नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इधर क्लियर? चित्र सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। यहां गौर से देखिए, एक नाभिक है, इसके बाहर आर त्रिज्या की कोई कक्षा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की जो है चारों ओर v वेग से परिक्रमा कर रहा है। अगर इस परमाणु का परमाणु क्रमांक z है, परमाणु क्रमांक या हमने आपको बताया है परमाणु संख्या का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। अगर जो है इसका परमाणु क्रमांक z है तो निश्चित तौर पर इसमें z प्रोटॉन होंगे, और एक प्रोटॉन पर प्लस e आवेश होता है तो z प्रोटॉनों पर प्लस Ze आवेश होगा। तो मतलब ये जो नाभिक है इसमें हमें समझ में आया है कितने प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन, और उन पर आवेश क्या होगा, प्लस Ze, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, माइनस E। नाभिक पर आवेश, अगर हम नाभिक का आवेश जानना चाहें और नाभिक के आवेश को अगर हम Q1 से कहें तो Q1 बराबर, नाभिक में होते क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में तो आवेश होता नहीं, तो जो प्रोटॉन होंगे उन्हीं का आवेश नाभिक का आवेश होगा। समस्त प्रोटॉनों का आवेश, ध्यान से देखिए समझा रहा हूं, नाभिक पर आवेश Q1 मतलब नाभिक के समस्त प्रोटॉनों का, और नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन होंगे, क्योंकि नाभिक का परमाणु क्रमांक हमने Z बोला है। तो Z प्रोटॉनों का आवेश, नाभिक का आवेश होगा, माने Q1 बराबर प्लस Ze। इलेक्ट्रॉन जो है उसका आवेश अगर हम Q2 से रिप्रेजेंट करें तो माइनस E, इलेक्ट्रॉन पर माइनस E कूलाम का आवेश होता है, या E आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, हम जानते हैं। तो अब यहां गौर से देखिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, केवल बोहर त्रिज्या तक, बाकी सब नहीं पूछा जाता, लेकिन बाकी सब नहीं जानते रहेंगे तो आगे स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोई एक परमाणु नाभिक है जिस पर जो है, जिसके भीतर Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर प्लस E आवेश है, तो चित्र के हिसाब से समझ गए कि नाभिक पर संपूर्ण आवेश प्लस Ze। बाहर r दूरी की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर कर रहा है वृत्ताकार पथ पर, इस पर आवेश माइनस E, इसके आवेश को हमने Q1 से लिखा, इसके आवेश को Q2 से। दोनों के बीच पर्याप्त वैद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल लग रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति पूरा करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। आपको जो है वृत्तीय गति वाले चैप्टर में बताया गया है कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसको अपनी वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है, और वहां जो भी बल वस्तु को मिलता है वही बल बदल जाता है अभिकेंद्र बल में, और रदरफोर्ड ने भी इस बात को बताई है। तो इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति हेतु, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति हेतु, ध्यान से देखिए, वृत्तीय गति हेतु आवश्यक कौन से बल की जरूरत होगी, अभिकेंद्र बल। कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर तभी गति कर पाती है जबकि उसको एन केन प्रकारेण अभिकेंद्र बल मिले। इज दैट ओके? और बच्चों यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर कर रहा है, वृत्तीय पथ पर उसको अपनी गति को बनाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, और अभिकेंद्र बल यहाँ दोनों के बीच के वैद्युत आकर्षण बल से ही प्राप्त होगा।
तो इलेक्ट्रॉन व नाभिक, ध्यान से देखो, के मध्य का, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का वैद्युत आकर्षण बल। अब अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अभिकेंद्र बल जो है वो वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है, जिसका सूत्र होता है निकालने का कूलाम चर्चा के हिसाब से 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 की जगह Ze नाभिक का आवेश, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, चिन्ह नहीं लेते, r²। तो यहां पर बच्चों गौर से अगर देखो तो ये r से ये स्क्वायर कट जाएगा, mv² बराबर 1/4πε0 Ze²/r, एक समीकरण बन गया। तो यहां एक समीकरण प्राप्त हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर करते हैं तो उनको अपनी वृत्तिगत को बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल दोनों के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, एक समीकरण बन गया। दूसरा, यहाँ बोहर सिद्धांत याद करो। बोहर ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षा में चक्कर करता है तो वहां उसका कोणीय संवेग कक्षा संख्या के h/2 पाई गुना होता है। बोहर सिद्धांत से बोहर ने जो बताया है उसको भी यूज करो। बोहर सिद्धांत से गौर से देखिए, कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई। यहां हमारे पास दो समीकरण बन गए। दोनों समीकरणों को किसी भी तरह से हल करें और r का मान निकाल लें। गौर से देखो, यहाँ b² है, यहाँ केवल b है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी b² होगा और b² कट जाएगा और r की वैल्यू आ सकती है। तो हम जो है समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 का स्क्वायर, समीकरण 1 को समीकरण 2 के स्क्वायर से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 का स्क्वायर करके समीकरण 1 को उसी से भाग दे देते हैं। तो देखिए जरा, समीकरण 1 है mv² और समीकरण 2 का स्क्वायर करना है m²v²r²। और आगे देखिए 1/4πε0 Ze²/r भाग देना है। इसका स्क्वायर करके स्क्वायर करिएगा तो n²h²/4π²। सॉल्व करिए गौर से, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और बच्चों एक m से एक स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा m × r²। यहां गौर से देखिए 1/4πε0 Ze²/r गुणे, आप जानते हो जो भाग होता है भिन्न में होता है, पलट के गुणन कर देते हैं। तो गुणा में करेंगे तो 4π² kn²ah²। कैलकुलेशन भी समझा दे रहे हैं। यहां r से ये स्क्वायर कट जाएगा तो अब बचा ये 1/mr। ये r से स्क्वायर कट गया 1/mr। यहां 4π से ये 4π कट गया, ऊपर बचा Ze², पूरा बचा था, 1 पाई बचा है, नीचे ε0 बचा है और कट ही गया है, n² भी बचा है इधर। ओके, हमको r चाहिए, बोहर त्रिज्या। ये पूरा इधर आ जाए और ये पूरा नीचे आ जाए, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो ये पूरा ऊपर जाएगा। और कौन ऊपर जाएगा देखो, n²h²ε0 ये पूरा, और इधर गुणा करेंगे तो r के अलावा बाकी सब नीचे कर दे रहे हैं। तो Ze²am पाई इधर। ओके, इतना क्या कर दिए बेटा, नीचे कर दिए। अब आगे देखिए जरा, हमको r चाहिए
तो हम r बराबर लिख दे रहे हैं ऐसे, r बराबर n स्क्वायर बाहर करके कक्षा संख्या है, अंदर देखो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान जेड ई स्क्वायर जेड पाई ई स्क्वायर एम, चाहे जिसको आगे पीछे कर दो। इधर क्लियर। ये बोहर त्रिज्या का व्यंजक आ गया, चूंकि बोहर त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकाली गई है। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ जेड की जगह 1 रख देंगे तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर त्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर, तो r बराबर n स्क्वायर इंटू कांस्टेंट। बराबर और कांस्टेंट तब लगता है जबकि प्रोपोर्शनल का सिंबल हो, तो r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, माने बोहर त्रिज्या परमाणु ये n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब किसी परमाणु की त्रिज्या का मान हमेशा जो है कक्षा संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। कक्षा संख्या बढ़ती जाती है तो n का मान बढ़ते रहने से त्रिज्याएं भी बढ़ती रहती हैं। सही भी है, जो जो आप आगे कक्षाओं बढ़ते जाते हो कक्षा त्रिज्या बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। पहली कक्षा n 1 है तो वहां पर 1 का स्क्वायर रहेगा तो r का मान कम आएगा, लेकिन दूसरी कक्षा में n 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, r का मान और ज्यादा आ जाएगा। तो n का मान बढ़ते रहने से इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं बढ़ती रहती हैं। ये बोहर त्रिज्या का सूत्र है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकाले इसको, किसके लिए निकाले बेटा? हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो Z का मान 1 रख देंगे। यहां पर प्यारे बच्चों बोहर त्रिज्या, ध्यान समझिए, R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई, चाहे बेटा आगे पीछे लिखा करो मतलब ना होता है, ई स्क्वायर एम, ये में यच प्रमाण हेतु, कौन से प्रमाण हेतु? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहां बोहर त्रिज्या, इसको r नॉट से लिखते हैं, बोहर त्रिज्या बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम। ये जो है बोहर त्रिज्या का व्यंजक आ जाता है, जेड हट जाता है। और इससे स्पष्ट है, एक और बात स्पष्ट है जो बता रहे थे कि इसका मान प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? और एक चीज देखो, यहां ये जो कांस्टेंट है क्या? h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम बराबर, कांस्टेंट की चर्चा कर रहे हैं हम, तो कांस्टेंट में जरा देखिए h 6.6 गुणे 10 की घात -34 होल स्क्वायर गुणे एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घात -12 पाई 3.14 ई का स्क्वायर 1.6 गुणे 10 घात -19 का होल स्क्वायर एम 9 गुणे 10 की घात -31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये इतना समझ में आ रहा है? इस पूरे का कैलकुलेशन करोगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है। कितना आता है कैलकुलेशन के बाद? इसलिए यहां गौर से देखो, हाइड्रोजन परमाणु हेतु आवाज नहीं, ध्यान से समझो, R1 मतलब पहली कक्षा की त्रिज्या। सूत्र देखो क्या आया है? R0 बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम। हम इसी मदद से देखो, इलेक्ट्रॉन का हमें कुछ नापना नहीं पड़ा, लेकिन हम उसकी त्रिज्या निकाल दिए। तो पहली कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए पहली कक्षा की त्रिज्या R1 अगर जाने तो n स्क्वायर
यज्ञ की जगह क्या रहेगा पहली कक्षा के लिए 1 का स्क्वायर इंटू ये पूरी लंतरानी की वैल्यू कितना पाए हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। और बच्चों आप से रट लो कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। इधर क्लियर। अगर दूसरी कक्षा निकालें, कौन सी कक्षा, दूसरे कक्षा की त्रिज्या n बराबर अब क्या लिख देंगे 2 R2 बराबर, यहां सूत्र में 2 का स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू हल करिएगा तो हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा की त्रिज्या हमेशा जो है 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये किसके परमाणु के लिए पता लग रही है, किसी और तत्व की भी कक्षाओं की त्रिज्या इस सूत्र के द्वारा निकाली जा सकती है, ये वाले सूत्र का प्रयोग करके। यहाँ जिस जो है ये चूंकि हम पूरा हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, हमारा पूरा एच परमाणु के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान 1 यूज किया है। अब कोई और तत्व अगर रहेगा तो वहां उसका जो है परमाणु क्रमांक लिखोगे इस सूत्र में तो उसके लिए आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम, दूसरे कक्षा की त्रिज्या 2.13 एंगस्ट्रॉम, तीसरे कक्षा की त्रिज्या अगर जानना चाहें हम n बराबर 3 लिखकर R3 बराबर 3 का स्क्वायर पूरे 0.53 एंगस्ट्रॉम 4.77 एंगस्ट्रॉम ऐसे। और इस प्रकार आप हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हो। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आप जान रहे हो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर वृत्ति पथ पर चक्कर करते हुए वृत्ति गति को बनाए रखने के लिए उनका जो अभिकेंद्र बल होता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य के वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य का वैद्युत आकर्षण बल हमेशा 1/4πε0 Ze²/r² से निकाला जाता है। इस सूत्र में कहीं भी वेग नहीं है v, इसलिए स्थिरता या गतिशीलता के लिए जो है यहाँ पर कोई और सूत्र की रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर वेग का वैल्यूएशन होता इसमें सूत्र में v वगैरह होता तो हम स्थिर और गति स्थिति के लिए अलग अलग सूत्र अप्लाई करते हैं। बाय द वे यहाँ पर जो इसको सॉल्व किए तो एक समीकरण बन गया। बोहर सिद्धांत mdr बराबर इतना कहता है, दोनों को भाग दे करके r का मान निकाल लिए, r बराबर n² h²0 ये जो है बोहर त्रिज्या या परमाणु की त्रिज्या का सही सूत्र हुआ। इस सूत्र के द्वारा हम दुनिया के किसी परमाणु की कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हैं। और अगर स्पेशली हाइड्रोजन के लिए निकालना हो तो यहाँ पर जेड का मान 1 रख देंगे तो हाइड्रोजन के लिए कक्षा त्रिज्या आ जाएगी r बराबर इतना। बच्चों यहाँ ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, जिसका मतलब r प्रोपोर्शनल या निश्चय, माने परमाणुओं की कक्षाओं की त्रिज्या हमेशा जो है कक्षा संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। कक्षा संख्या का मान बढ़ते रहने पर त्रिज्याएं देखो बढ़ती जा रही हैं। पहले कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम आई है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी आई 2.12 एंगस्ट्रॉम, तीसरे कक्षा की त्रिज्या कितनी आई 4.77 एंगस्ट्रॉम। एक डेरिवेशन हमारा हो गया बोहर त्रिज्या का। अब वेग का डेरिवेशन निकाले तो देखो बेटा ये जो r का मान आया है चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, अपने आप हमारे पास वेग का मान आ जाएगा। समीकरण 2 हमको छोटा दिख रहा है तो समीकरण 2 में r का मान रख दे रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखें जरा। अब हम वेग निकालेंगे। किसका वेग निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन का वेग। भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग। और ये मान जो त्रिज्या वगैरह का है याद रखिए अभी कई जगह यूज होंगे, तो ध्यान से देखिए जरा। इलेक्ट्रॉन का वेग, भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर के दौरान r का मान समीकरण 2 में रखने पर
ये जो आर का मान आया है इसको समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 है क्या, एम वी आर बराबर एन एच अपान 2 पाई। तो एम इंटू वी इंटू आर की जगह ये पूरा इस तरह एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड पाई ई स्क्वायर या बराबर एन एच अपान 2 पाई। इधर ओके, यही तो है। अब गौर से देखिए, एम से ये एम कट गया, एन एच ये दोनों स्क्वायर गायब हो जाएंगे, वी इंटू एन एच एप्सिलॉन स्क्वायर दोनों कट गए, इससे पाई से पाई कट गया, जेड ई स्क्वायर यही बचा, जेड बचा ई स्क्वायर बचा, यहां एन एच कट गया, 1 पाई कट गया। हमें क्या चाहिए, वेग वी, तिरछा गुणा करते हैं, जेड ई स्क्वायर अपान 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट बेटा? अगली लाइन से v बराबर 1/n इंटू जेड ई स्क्वायर अपान 2h एप्सिलॉन नॉट। ये जो है भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र आ गया। किसका फार्मूला आ गया? और ये जो इलेक्ट्रॉन का वेग आया है इससे स्पष्ट है एक बात, क्या स्पष्ट है कि v प्रोपोर्शनल 1/n, माने जो जो कक्षाएं बढ़ती जाएंगी इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता जाएगा। कक्षा संख्या बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग घटता रहेगा। तो कक्षाएं बढ़ती जाएंगी और उनका वेग जो है घटता रहेगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए गौर से देखिए जरा, हाइड्रोजन परमाणु हेतु जेड बराबर क्या होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए वेग 1/n इंटू ई स्क्वायर बटा 2h एप्सिलॉन नॉट। ये वेग का व्यंजक आ गया। इधर क्लियर? और हम लोग इसको वैल्यू रख करके सॉल्व कर ले तो कैलकुलेशन करने पर वैल्यू, इसको जब आप हल करते हो तो v नॉट बराबर 1/n 2.19 गुणे 10 की घात 6 आता है। कितना आता है बेटा? 2.19 गुणे 10 की घात 6। यहाँ ई का मान, एच का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो, सब का मान रख दोगे तो इतना ही आएगा। अब पहली कक्षा है तो जैसा कि आप जान रहे हैं, किस कक्षा के लिए बेटा? पहली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का अगर वेग जानना चाहे, ठीक से बैठो, हाथ नीचे करके। पहली कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन का वेग v1। हाइड्रोजन परमाणु में पहली कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग अगर जानना चाहें तो यहाँ 2.19 गुणे 10 की घात 6 बटा 1 मीन्स v1 बराबर 2.19 गुणे 10 घात 6 मीटर पर सेकेंड। आपको इससे स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति करता है नाभिक में, जो है परमाणु की कक्षाओं में चक्कर करते हुए। उसका वेग 2.19 गुणे 10 घात 6 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोजन परमाणु में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का पहली कक्षा के दौरान वेग 2.19 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड होता है। और आप इससे जो है दूसरी कक्षा हेतु वेग भी निकाल सकते हो। तो दूसरी कक्षा हेतु जब वेग निकालोगे तो यहाँ n की जगह 2 राइट कर दोगे, तो 1/2 गुणे 2.19 गुणे 10 की घात 6। आप समझ रहे हो कि 2 1 कम 2 1 9 5 ऐसे कुछ आ जाएगा। इधर क्लियर? गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। किसी भी कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हो, लेकिन ये जो वेग आ रहा है किस परमाणु के लिए आ रहा है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी भी कक्षा में चक्कर के दौरान वेग
1/n E²2h एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर जो है n का भी मान रखते जाए तो अलग अलग कक्षाओं में वेग आता जाता है। यहाँ एक छोटा सा शब्द बेटा अक्सर जो है बताया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सूक्ष्म संरचना नियतांक। क्या? सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या होता है जान लीजिए। V1/c को सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। परिभाषा खुद बना लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु, V1 यही है, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग और प्रकाश के वेग का अनुपात सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है। परिभाषा रखनी है बस। और इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो मान रख करके दोनों का निकालेंगे, जिसकी वैल्यू आती है 1/137। तो सूक्ष्म संरचना नियतांक मतलब V1/c, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग और प्रकाश के वेग का अनुपात सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है। इसका मान V1/c 1/137 होता है। तो डिटेल बता दें। देखिए जरा, अब इलेक्ट्रॉन जब भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अगर हम जानना चाहें, भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, प्यारे बच्चों गतिज ऊर्जा का सूत्र 12mv² होता है। याद करिए, यहां पर हाफ ऐसे लिखा रहने दिए, गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। mv² का मान हमने निकाला है। जो समीकरण 1 लिखे थे, mv² बटे r बराबर 1/4πε0 ZE²/r, स्क्वायर तो r से r कट गया था, mv² का मान आया था। तो mv² का मान आया था 1/4πε0 ZE²/r, यही आया था। तो इस तरह से ये आ गया 1/8πε0 ZE²/r, गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। किसका सूत्र आ गया? एक सूत्र ये आया। गतिज ऊर्जा के 3 सूत्र बताऊंगा, एक गतिज ऊर्जा का सूत्र ये आया। अब r का मान इसमें अगर हम रख दें तो एक और सूत्र आ जाएगा। तो देखिए जरा, r का मान रख करके निकाल रहे हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र, ध्यान से देखिए। 1/8πε0 ZE², r का मान ये है m² h² अपान Z πe²m। 3 सूत्र निकालेंगे। तो देखिए, काट पीट लगाइए। पाई से ये पाई कट गया शायद, जेड ऊपर गया, Z² m⁴, यम ऊपर गया, E⁴ ऊपर गया, नीचे m²h² का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? माने गतिज ऊर्जा के E बराबर 1/n² Z²m⁴ बटे 8h²ε0²। यही आई। किसका सूत्र आ गया? गतिज ऊर्जा का दूसरा सूत्र। कल ये पूरा टॉपिक फिर समझाएंगे। ये इतना समझ में आया बेटा? कहीं कोई दिक्कत? तो गतिज ऊर्जा के सूत्र आ गए। एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है। ये सूत्र बता रहा है कि गतिज ऊर्जा कक्षा संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 लिख देंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की गतिज ऊर्जा 1/n² m E⁴
8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ जाएगी। इधर क्लियर? कहीं कोई दिक्कत समझ आ रहा है? एक सूत्र और निकालेंगे रिडबर्ग नियतांक के पदों में।